जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक नई वीडियो को लेकर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CPCT के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले हमारी CPCT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की 2 वीडियोस आ चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 7 और 8 अगस्त को CPCT का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का। तो 7 और 8 अगस्त तक लगभग 20 वीडियोज़ यहाँ पर आएंगी, जिनमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, और यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अधिक संख्या में रिपीट होते हैं। इसके अलावा इसके बाद में दोस्तों एक और वीडियो आएगी, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि CPCT के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो आप देखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं और तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या है दोस्तों? ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर ये जो मॉडल होता है किस प्रकार से उसे ऐड किया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को इसमें सम्मिलित किया जाता है। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें हमें ज़्यादा डीप में समझने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यदि आप डीप में समझना चाहते हैं तो इसे आप सर्च कर सकते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या है। वहाँ पर आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया इसकी कितनी लेयर होती हैं। लेयर से इसका मतलब है यहाँ पर कितनी चरणों में इसको कंप्लीट किया जाता है, या इसके कितने चरण होते हैं, इसमें डिवाइड किया गया है लेयरों के माध्यम से। इसमें 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी लेयर होती हैं तो ये मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। नीचे से फिजिकल से स्टार्ट होता है। फिजिकल में यहाँ पर क्या शामिल किया जाए तो फिजिकल में जैसे आपका मॉडेम होता है, रोटर आदि होता है, इसको फिजिकल लेयर में यहाँ पर रखा जाता है, फिजिकल लेयर में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में आपका डाटा लिंक होता है। इस प्रकार से ये 7 लेयर होती हैं, जो आप चाहें तो इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है इंटरनेट पर वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है। इंटरनेट पर वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है, जिन्हें भी हम ब्राउज करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उस वेबसाइट के पते को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो URL कहते हैं, TCP कहते हैं, IP क्या कहते हैं, या फिर होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो होता है इंटरनेट पर जो हम URL डालते हैं जो किसी भी पेज का, वेब पेज का जो पता होता है, प्रत्येक वेब पेज का एक अलग अलग पता होता है। उसमें कुछ ना कुछ चेंज मिलते हैं। जैसे आप एक वेब पेज पर क्लिक करते हैं, किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, दूसरा वेब पेज आपके सामने ओपन होता है तो उसका URL अलग होगा। इस प्रकार से हर पेज का एक अलग URL देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्येक पेज का एक अलग URL देखने को मिलता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो URL हो जाएगा। URL का जो फुल फॉर्म क्या होता है तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और इसी URL के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हम किस पेज को वहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, URL को कॉपी करके हम किसी भी सर्च बॉक्स में यदि उसको पेस्ट करके सर्च करते हैं तो वो पेज वहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसका आपने URL कॉपी किया है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का यहाँ पर क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर में रोटर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसकी 7 लेयर होती हैं। जो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। इसी फिजिकल लेयर में हार्डवेयर रिलेटेड जो भी यहाँ पर होता है इसी फिजिकल लेयर में रखा जाता है। ठीक है, तो रोटर मॉडेम को किस में, यहाँ पर फिजिकल लेयर में रखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है मॉडल किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। मॉडम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है।
तो दोस्तों जब आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो वहाँ पर आपको एक केबल की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से इंटरनेट आपके घर तक पहुँचता है, ये घर तक, ऑफिस तक पहुँचता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से पहुँचता है? फ़ोन लाइन के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, फ़ोन लाइन के माध्यम से हम यहाँ पर मॉडेम को कनेक्ट करते हैं। एक ये फ़ोन लाइन आपके घर तक आती है। ठीक है, उस फ़ोन लाइन से कनेक्ट होता है आपका मॉडेम, और ये मॉडेम जो होता है इसमें आपके कनेक्ट होते हैं रोटर। ठीक है, एक मॉडेम में कई सारे रोटर यहाँ पर कनेक्ट किए जा सकते हैं और एक रोटर से आप 4-5 कनेक्शन ले सकते हैं एक कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो ये आपके रोटर पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार की टोपोलॉजी बन जाती है जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ़ोन लाइन, मॉडेम किसके साथ कनेक्ट होता है? तो यह फ़ोन लाइन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ है। किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या है? तो दोस्तों किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ उस नेटवर्क की स्पीड को दर्शाता है, और विड्थ पर सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं एमबी पर सेकंड में अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करते हैं, लेकिन ये बैंडविड्थ जब हम किसी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड को यदि हम चेक करना चाहते हैं तो उस हम किसमें? बैंडविड्थ में चेक वहाँ पर करते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? तो उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डेटा ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का, इंफ्रारेड लाइन का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यहाँ पर उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो गिलास की, कांच की वो केबल, उसमें रेसे होते हैं छोटे छोटे से फाइबर केबल के अंदर। यदि आपने देखा हो कहीं पर, बहुत महीन, बहुत पतले रेसे होते हैं और वो फाइबर के बने होते हैं जिसमें डाटा आपका उस फाइबर के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचता है। लाइट को, यह पहले जो डाटा होता है वह लाइट में वहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है, और उस लाइट के माध्यम से जब वो आपके रोटर तक आता है तो रोटर में उसे दोबारा से डाटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है, लैन में डेटा ट्रांसमिशन की गति कितनी होती है? लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें डाटा ट्रांसमिशन की गति कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है 10 Mbps। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है नोट्स। नोट्स को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों नोट्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नोट्स को क्या कहा जाता है? वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को खालिस्तान कुंजी भी कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को खालिस्तान कुंजी भी कहते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड में लगभग 100 से 110 कीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी कीज होती हैं, और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जो कुंजियाँ होती हैं, जो कीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। कितने प्रकार की की होती हैं? तो कंप्यूटर में दोस्तों 5-6 प्रकार की की होती हैं। एक तो आपकी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट मॉडिफायर की हो गई। इसके बाद में 0 से लेकर 9 तक आपकी न्यूमेरिक की होती हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपकी F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन की होती हैं। इसके बाद में जो आता है अल्फ़ाबेट की आता है, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट की होती हैं। और कुछ कीबोर्ड होती है उसमें मल्टीमीडिया की, या फिर उसमें स्पेशल पर्पस की भी हम बोलते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार की कीज आपके कीबोर्ड में, और एरो की यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने प्रकार की आपके कीबोर्ड में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है, LCD का पूरा नाम क्या है? LCD जो डिस्प्ले होती थी, तो इसका पूरा नाम क्या होता था ये हमें बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो LCD डिस्प्ले होती है उसमें लिक्विड के फॉर्म में उसके अंदर लिक्विड भरा जाता था, जिस पर जो आउटपुट है वह प्राप्त होता था लिक्विड पर। ठीक है, लिक्विड के माध्यम से वहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन वर्तमान में LED डिस्प्ले आने लगी हैं, तो अब वहाँ पर ये जो LCD डिस्प्ले की जो जगह थी वो LED डिस्प्ले ने अब ले ली है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है, ऑप्टिकल ये क्या होता है OCR? तो यहाँ पर मैं आप फोटो देख सकते हैं OCR की। ये स्कैनर होता है।
ठीक है, OCR। और इसका पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। दोस्तों कंप्यूटर के लिए जो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है, आपकी मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर जो है यह प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कहलाती है, क्योंकि CPU में जो भी प्रोसेस होती है, जो भी निर्देश हमारे द्वारा दिए जाते हैं वो हम कहाँ पर प्राप्त करते हैं, तो मॉनिटर के जरिए हम देख पाते हैं। मॉनिटर पर वो सभी निर्देश हमें देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर इसका करेक्ट हो जाएगा, या प्राथमिक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। इसके अलावा स्कैनर क्या है दोस्तों, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यदि हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस। स्कैन से हम स्कैन करते हैं और डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, तो वो हमारी इनपुट डिवाइस हो जाती है, वहाँ पर हम डाटा को इनपुट करते हैं। और जो प्रिंटर होता है उससे हम अपने सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके निकालते हैं, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाती है, स्कैनर इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, तो ये आउटपुट है। कीबोर्ड क्या है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में। माउस क्या है, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ भेजते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस हो जाती हैं, और जिसके माध्यम से हम कुछ प्राप्त करते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं। ठीक है, ये हमें याद यहाँ पर रखना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो दोस्तों किसी भी कंप्यूटर में रैम मुख्य मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि रैम को हटा दिया जाए कंप्यूटर से तो फिर वहाँ पर आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए रैम जो है वो मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो रैम का फुल फॉर्म होता है। यदि रोम के फुल फॉर्म की बात की जाए तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है किस भाषा का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किस भाषा का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पर किए गए थे। तो सबसे पहले जिस भाषा का उपयोग किया गया वो थी आपकी मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज कैसी होती है, तो 0101 के फॉर्म में आपकी मशीनी लैंग्वेज होती है। यहाँ पर किसी भी वर्ड का एक कोड डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ए का 001 इस प्रकार से, बी का कुछ भी हो सकता है 0001 इस प्रकार से। आपके यहाँ पर कीबोर्ड पे तो हमें ए और बी सी दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन्हें हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर को केवल यह समझ में आता है कि यदि 001 वहाँ पर उसे इनपुट मिला है तो उसे ए टाइप करना है। ठीक है, इस प्रकार से कंप्यूटर लैंग्वेज को समझते हैं। तो ये मशीनी लैंग्वेज होती थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये बाइनरी डिजिट भी कहलाते हैं। बाइनरी जो डिजिट होती हैं ये 01 के फॉर्म में होती हैं, तो ये बाइनरी डिजिट भी कहलाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया, तो यह किसने किया था, जॉन जी कैमी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास्कल क्या है, तो दोस्तों पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पास्कल क्या है, तो यह एक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, तो ये जो फोर्टॉन है यह पहली कंप्यूटर भाषा थी जो प्रोग्राम बनाने के लिए विकसित की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। ठीक है, जावा के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जावा के जो आविष्कारक हैं सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए, यह जावा के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो दोस्तों असेंबली जो लैंग्वेज है यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर डाटा को स्टोर और गणना करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम को प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका बाइनरी
का उपयोग किया जाता है। 01010001 ये बाइनरी डिजिट होती हैं और इसी का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और लिखा हुआ है निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। निम्नलिखित में से, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से पूछा गया, मतलब इन चार में से आपका स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो दोस्तों इन चार में से जो हमारा सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा टीबी, टेराबाइट। ठीक है, बात की जाए यहाँ पर स्टोरेज के सबसे छोटी यूनिट की तो निबल होती है। स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट 4 निबल की 1 बिट होती है यहाँ पर। ठीक है, 1 बिट कितने का होता है, 4 निबल का होता है। और यदि बात की जाए केबी की तो 8 बिट का होता है 1 केबी, 8 बिट का होता है 1 केबी। यहाँ से आपका आ जाता है 1 केबी 8 बिट का होता है और 1024 केबी से मिलकर आपका बनता है क्या, 1024 केबी से आपका मिलकर बनेगा एमबी और 1024 एमबी से मिलकर हमारा बनता है 1 जीबी और 1024 जीबी से मिलकर हमारा बनता है 1 टीबी। ठीक है, टीबी के बाद में और इसकी बहुत सी यूनिट होती हैं, हेक्सा होता है, बहुत सारी यूनिट होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी यूनिट होती हैं स्टोरेज की। निम्नलिखित में से यहाँ पर जो टीबी है यह सबसे बड़ी यूनिट होगी। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आप समझ पाए होंगे सभी क्वेश्चंस को, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई सजेशन सुझाव भी आप अपने सादर आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद में दोस्तों मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।